तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 8 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। और देखिए, जितनी भी योजनाएं हमने कराई थी वो सारी योजनाएं बार बार आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं, इसलिए आपको सभी योजनाओं को अच्छे से पढ़ करके जाना है। डेली एग्जाम एनालिसिस देखना है। जो लोग डेली एग्जाम एनालिसिस हमारा देख रहे हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि हर प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग बता दें, आज के जो प्रश्न भेजे हैं राधा गुप्ता जी, इनके 74 नंबर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशीष कुमार शिवपुरी से इनके 79 नंबर हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साइंस के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है? अभी ये वर्ण विक्षेपण वाला प्रश्न इससे पहले भी आया था और हमने कई बार आपको समझाया था कि भाई इस तरह से जो है प्रिज्म को रख देते हैं, यहाँ से प्रकाश गुजारते हैं सबसे ऊपर, फिर इस तरह से वर्णों का विक्षेपण होता चला जाता है, रंगों का विक्षेपण होता चला जाता है। तो यहाँ से पूछ रहे हैं कि किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। तो देखो, बैगनी एक ऐसा रंग है जिसका वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है। क्यों होता है, आइए देख लेते हैं। तो बैगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा बिखरेगा, और ज्यादा बिखराव होने की वजह से इसका वर्ण विक्षेपण भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इस जिससे इसका विचलन जो है वो सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य भी सबसे अधिक होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो ट्रेन के सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि रेड कलर काफी दूर से दिखाई देता है और रेड कलर कभी बिखरता नहीं है, काफी दूर से आपको दिखाई देगा, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का इस्तेमाल कहीं पर भी किसी भी सिग्नल में नहीं किया जाता है। समझ गए कि क्यों बैगनी रंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं और क्यों लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज का ये पहला प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं वहाँ से बहुत प्रश्न सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। इसीलिए जो लोग बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं या तैयारी तो की है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, उन लोगों के पास में अभी भी एक मौका है। आप अभी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं, जो सक्सेस जंक्शन के द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, इन नोट्स में आपको क्या मिलेगा? तो इन नोट्स में आपको सब कुछ, मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट जो है प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, और जितनी भी मैराथन कराई वो सारी मैराथन मिलेगी, और अब तक जितने एग्जाम एनालिसिस कराए हैं उन सभी एनालिसिस की पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हैं सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भाई के 83 नंबर आए, 6 दिन पहले जो है उन्होंने सक्सेस जंक्शन के नोट्स लिए थे। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है अभी भी वो लोग नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा ये नोट्स आपको मात्र 179 रुपए में उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा जो लोग एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एमपीएसआई का एग्जाम लगा हुआ है, फॉर्म भरना चालू हो गया है, तो उनके पास में भी मौका है। 8 से 9 सब्जेक्ट इस बार एमपीएसआई में पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आपको मात्र 199 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं सक्सेस जंक्शन के द्वारा। अब ये नोट्स प्राप्त कैसे होंगे, आइए बता देते हैं कि कैसे इन नोट्सों को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो छोटी सी प्रक्रिया है, कोई ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करना है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल एएसआई एलडीसी के नोट चाहिए तो मात्र 179 रुपए का पेमेंट। अगर आपको एमपीएसआई के नोट चाहिए तो मात्र 199 रुपए का पेमेंट। अगर ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपए का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत ही तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको आगे की सारी पीडीएफ, सारे नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, तो जल्दी से नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए वर्दी की इस जंग में और इस जंग को जीतने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भाई, पीएच मान की वैल्यू कितनी होती है, मतलब पीएच मान की सीमा कितनी होती है, सीमा से पूछा गया है। पीएच मान से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। इससे पहले शरीर का पीएच पूछा था, फिर नींबू के पीएच में हाइड्रोजन की संख्या पूछी थी कल, और आज पूछिए भाई पीएच मान की सीमा कितनी होती है। तो 0 से लेकर के 14 तक पीएच मान की सीमा होती है। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में कुछ आपको बता देते हैं। देखिए, देखो पीएच स्केल के द्वारा ही पीएच मान को मापा जाता है। तो देखो पीएच स्केल मापता है कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय है या फिर कितना क्षारीय है, और ये 0 से लेकर के 14 तक होता है। 7 का जो पीएच मान होता है वो उदासीन होता है, यानी 7 का अगर किसी का पीएच मान 7 है तो ना वो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा। ठीक है, और 7 से कम है तो ये पीएच मान अम्लीय होता है। 7 से जितना कम होगा उतना अम्लीय होगा, 7 से जितना अधिक होगा उतना क्षारीय होगा। ठीक है, और 7 जो है वो एक तटस्थ बिंदु होता है, यानी कि उदासीन होता है। 0 से लेकर के 7 तक की जो सीमा
सीमा है ये अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। 7 से लेकर के 14 तक की जो सीमा है वो क्षारीय प्रकृति को दर्शाती है, और 14 अगर किसी का पीएच मान है तो वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। ये 3-4 पॉइंट अच्छे से आप लोग ध्यान कर लीजिए, यहाँ से आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी में जो बेतवा नदी हो यमुना नदी में किस सिरे से मिलती है। देखो यमुना नदी ऐसे निकल रही है, यहाँ पर गंगा आ रही है, तो यमुना गंगा में दाहिने सिरे से मिलती है और बेतवा भी यमुना में दाहिने सिरे से मिलती है। तो तीनों आपको समझ लेना है, बाद में गंगा जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। अब चलो ये पूरा मैप आपके समझ में आ गया होगा। देखिए यहीं से प्रश्न पूछा गया था कि बेतवा किस सिरे से, तो दाएं सिरे से बेतवा जो है वो यमुना में मिलती है। अब कहाँ पर मिलती है वो देख लो। बेतवा नदी यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के पास में मिलती है। यह हमीरपुर के दक्षिण से होकर के यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। देखो दाएं सिरे से होकर के दक्षिण से होकर के यमुना नदी में मिल जाती है। तो स्थान हो गया हमीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और यमुना नदी जो है वो उत्तर की ओर बहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यमुना नदी उत्तर की ओर बहती है और बेतवा नदी हमीरपुर के पास में दक्षिण में से आकर के उससे मिल जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो बिहू की बात कर लेते हैं कि बिहू जो है वो किस राज्य का त्योहार है, ये आपसे पूछा गया था। तो बिहू असम का त्योहार है। अब ये 3-4 प्रकार का बिहू होता है, ठीक है। अब बिहू के प्रकार भी आगे पूछे जा सकते हैं, आइए उसको भी देख लें। तो बिहू जो है वो असम राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। यह राज्य की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसके 3 प्रकार होते हैं जो साल में अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं। एक होता है रोगाली या बोहाग बिहू, ये अप्रैल में मनता है। कोटाली या कटी बिहू ये अक्टूबर नवंबर बनता है। भोगाली या माघ बिहू ये जनवरी में बनता है। तीनों बिहू के नाम, तीनों के आपको समय भी याद होना चाहिए, आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो शॉर्ट में बात करें तो असम का त्योहार हो गया, फसल के मौसम में इसको मनाया जाता है, ठीक है। रोगाली बिहू ये आपका अप्रैल में नए साल के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना असम का नया साल किस रूप में मनाया जाता है, तो रोगाली बिहू या फिर बोहाग बिहू के रूप में असम का नया साल मनाया जाता है। कटी बिहू क्यों मनाते हैं, तो अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है, जब धान लगभग खत्म हो चुका होता है तब इसको मनाते हैं। भोगाली बिहू क्यों मनाते हैं, तो जनवरी में कटाई के अंत का प्रतीक है, जब जनवरी में कटाई होने लगती है तब भोगाली बिहू मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं तीनों चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। चलिए अनुसूची से पूछा गया है भाई 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों में, कि जो 7वीं अनुसूची में अनुसूचियां शामिल हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, उनमें ऐसी कौन सी सूची है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है, तो वो है समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाती हैं। इससे पहले भी ये प्रश्न पूछा गया था, उस टाइम पे ये पूछा गया था भाई किसकी बात मानी जाएगी अगर कभी विवाद हो जाता, तभी हमने आपको बताया था कि उसमें केंद्र की बात मानी जाती है, लेकिन जो है अनुसूचियों पर विषय दोनों बनाते हैं, और आज यही प्रश्न पूछ लिया है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि हर दिन का एग्जाम एनालिसिस देखिए, आपको 101% फायदा मिलेगा। देखो तो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। यदि इन विषयों पर केंद्र और राज्य के कानूनों में अगर टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून है वो ही प्रभावी माना जाएगा। ये हमने आपको बताया था, और यही प्रश्न इससे पहले पूछा भी गया था इस टॉपिक से, ठीक है। देखो तो इस सूची में शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह, तलाक, आपराधिक कानून जैसे विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची क्या है, तो यह वह सूची है जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की अगर स्थिति होती है तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून सर्वमान्य होगा, जो अनुच्छेद 254 में बताया गया है। केंद्र सरकार इसमें सर्वोच्च रहेगी अगर कभी कानूनों में टकराव होता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से कानून आते हैं शिक्षा उसमें समवर्ती सूची में, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। शिक्षा, वन जीवों का संरक्षण, विवाह और तलाक, दिवालियापन, आपराधिक कानून समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं। आगे इन विषयों से प्रश्न पूछा जाएगा। विवाह और तलाक वाला कई बार पूछा भी गया है। आगे देखो गांव की बेटी योजना परसों भी आई थी, हमने आपको इसके बारे में डिटेल में बता दिया था। तो देखो गांव की बेटी योजना के अंतर्गत कितनी राशि मासिक रूप से प्रदान की जाती है, तो 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। क्यों दी जाती है वो देख लो। तो गांव की बेटी योजना के तहत 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को 500 रुपए, सॉरी माफ करना, देखो 500 रुपए मासिक दर से और 10 महीनों के लिए 5,000 रुपए की वार्षिक राशि, मतलब कुल मिलाकर के वार्षिक की बात करें तो वार्षिक आपको 5,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन मासिक रूप से 500 रुपए दिए जाते हैं। तो मासिक वाला पूछा गया था, है ना, मासिक वाला, तो मासिक रूप से 500 रुपए देते हैं और 500 रुपए 10 महीनों तक देते हैं, तो टोटल 5,000 रुपए की जो है राशि इनके पास में पहुंचती है, जो लोग 12वीं में फर्स्ट आते हैं, ठीक है। यह राशि उन छात्राओं को दी जाती है जो किसी गाँव में निवास करती हैं, वहाँ की पाठशाला में नियमित अध्ययन के बाद में 12वीं पास करती हैं, तो उनको 500 रुपए की राशि प्रति माह दी जाती है, 10 महीने तक दी जाती है, टोटल 5,000 रुपए की राशि पहुंचती है। ये सब आपको ध्यान रखना है। चलो तो मासिक 500 रुपए हो गए, कुल 5,000 रुपए हो गए, और गांव में निवास करने वाली छात्राएं होनी चाहिए और कक्षा 12वीं गांव से उत्तीर्ण की हो प्रथम श्रेणी से, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 7
साइंस का एक और प्रश्न है, ये देख लेते हैं। साइंस का प्रश्न है कि जिंक सल्फाइड की हवा के साथ में अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? अगर जिंक सल्फाइड को खुला छोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा? तो हमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। देखिए, तो जिंक सल्फाइड की हवा के साथ अभिक्रिया होती है जब जिंक सल्फाइड को हवा यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड जो जेडानो और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये दो चीजें हमको प्राप्त होती हैं। तो ये पूछा गया था कि भाई क्या प्राप्त होता है, तो ऑप्शन में या तो सल्फर डाइऑक्साइड होगी या फिर जिंक ऑक्साइड होगा। तो ये दोनों उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं अगर जो है जिंक सल्फाइड को हवा के उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में सल्फर सीधे मुक्त नहीं होता, बल्कि यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में मुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फिर से MP से पूछा गया है, मेले वाले जो है PDF से प्रश्न पूछा गया है। देखो, इसीलिए जितनी भी PDF आपको दी है, सारी PDF आपको पढ़ करके जाना है। मेले की PDF दे दी है, समारोह की दे दी है, परियोजनाओं की दे दी है, 100 महत्वपूर्ण योजनाएं मध्य प्रदेश की माफ कीजिएगा, उसकी आपको दे दी है। तो सब कुछ आपको, बहुत सारा मटेरियल आपको दिया। जिन लोगों ने नोट्स लिया है आराम से पढ़िए, उसी में से प्रश्न आएंगे। ठीक है, मेहनत तो फिर आपको करनी पड़ेगी, है ना। देखो, अगला प्रश्न है, हीरा भूमिया का मेला किस तरह का मेला है? मतलब व्यापारिक मेला है कि धार्मिक मेला है, किस तरह का मेला है? तो हीरा भूमिया का जो मेला है वो एक तरह का धार्मिक मेला है। कैसे है, आइए वो देख लेते हैं। देखिए, तो हीरा भूमिया का मेला एक धार्मिक और पारंपरिक मेला है जो ग्वालियर में हीरामन बाबा की याद में लगता है। यह मेला हर साल अगस्त और सितंबर के महीनों में हिंदू माह भाद्रपद में आयोजित किया जाता है। इस मेले में भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं और इसे भक्ति और धार्मिक विश्वास का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन में दिया गया था व्यापारिक मेला है, धार्मिक मेला है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यह एक धार्मिक मेला है। देखो, तो यह एक वार्षिक धार्मिक मेला है, एक वर्ष में एक बार ये लगता है। आयोजन का उद्देश्य क्या है, तो आइए देख लेते हैं आयोजन का क्या उद्देश्य है। तो यह मेला हीरामन बाबा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश है। हर साल अगस्त सितंबर में आयोजित होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, और यहाँ पर जैसे बांझपन से कोई ग्रसित है, सफ़ेद दाग से कोई ग्रसित है, तो वो यहाँ पर आता है और उसका जो है उपचार किया जाता है, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। तो यह एक तरह का धार्मिक मेला है। अगला देखिए 9 नंबर, मध्य प्रदेश लोक रंग महोत्सव फिर से रिपीट हुआ है। लोक रंग महोत्सव के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताया था, देखिए रिपीट हुआ है। मध्य प्रदेश के लोक रंग महोत्सव में किस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, और प्रदर्शनी वाला ही प्रश्न इससे पहले भी पूछा गया था, तब भी हमने आपको डिटेल में समझाया था और आज फिर से डिटेल में समझा देते हैं, देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश के लोक रंग महोत्सव में आदिवासी और लोक कलाओं, पारंपरिक संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव भारत की विविध संस्कृति विरासत को बढ़ावा देता है, जिसमें अक्सर विशेष थीम के साथ प्रदर्शनियां शामिल होती हैं, जैसे कि वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनियां। अब कौन कौन सी प्रदर्शनियां शामिल होती हैं, आइए वो आपको बता देते हैं। यहीं से प्रश्न पहले भी पूछा था और ये फिर से पूछा है। सबसे पहले आदिवासी और लोक कला, तो भारत के विभिन्न राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के द्वारा आदिवासी और लोक नृत्यों, संगीत और कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। फिर है हस्तशिल्प, पारंपरिक हस्तशिल्प और कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है, जो स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देती है। उसके बाद है वाद्य यंत्र। कुछ वर्षों में भारत और विदेश के पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे कि बांसुरी, तबला, सितार आदि की एक अनूठी प्रदर्शनी भी लगाई जाती। ठीक है, अब किसी की वीडियो इंग्लिश में तो नहीं आ रहा है ना, हमने जो है उसको ऑटो डब जो है वो बंद करवा दिया है ना, अब हिंदी में ही आपको सुनाई देगा सारी वीडियो। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1948 यानी कि 1948 में मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो रविशंकर शुक्ला थे और बाद में ये मध्य प्रदेश के भी पहले मुख्यमंत्री बने थे, है ना। चलिए इनके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, शुरू में आया था, 30 तारीख में शायद आया था। 1948 में मध्य भारत के या फिर मध्य प्रांत के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला थे। वह मध्य प्रांत और बरार के भी मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम बाद में बदल करके मध्य प्रदेश कर दिया गया है। ठीक है, पदभार देखो तो रविशंकर शुक्ल ने 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला, जो 1948 के बाद की स्थिति है। ठीक है ना, 1948 में ये मुख्यमंत्री थे, ये मध्य प्रांत और बरार के। बाद में जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ 1956 में, तो इनको ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। कार्यकाल देख लीजिए, 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक, अपनी मृत्यु तक जो है वे इस पद पर कार्यरत रहे थे। तो ये इतनी डिटेल आपको ध्यान रखना, इनका कार्यकाल भी याद रखना है, क्योंकि 45 दिन तक एग्जाम चलने वाला है। तो भाई ये सारे प्रश्न डीपली पूछे जा सकते हैं। और आज बहुत सारे प्रश्न गलत भी थे, लगभग 3-4 प्रश्न आज की शिफ्ट में गलत हैं, वो रीजनिंग में गलत है, मैथ में गलत है। कौन कौन से वो आगे आपको बताएंगे। चलो अगला देखो, बौद्ध महोत्सव से एक प्रश्न पूछा गया था, जो अभी महाबोधि महोत्सव सांची रायसेन में आयोजित किया गया था। उसमें विदेशों से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा गया था, या तो विदेश के अनुयायी पूछे थे कि कौन कौन से देशों से अनुयायी आए थे, या फिर कलाकारों के बारे में पूछा गया था। तो आइए इसके बारे में, पहले भी कल ही प्रश्न आया था, आज फिर से ये रिपीट हुआ है। कल पूछा था कि कहाँ पर हुआ था, आज पूछा कि कौन कौन इसमें शामिल हुआ था। तो आइए देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में
प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन एवं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव का आगाज हुआ। ठीक है, केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शाम 6:30 बजे इसका शुभारंभ किया। महोत्सव में श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड और जापान सहित कई देशों के बौद्ध धर्म के अनुयायी शामिल हुए थे। तो इन देशों से जो अनुयायी थे वो इसमें शामिल हुए थे। कलाकारों की बात करें तो भाई श्रीलंका के कलाकारों ने इसमें प्रस्तुति दी थी। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछा गया था। जो प्रश्न आया होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिनका आज एग्जाम था वो लोग एग्जैक्ट प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला है मीनाक्षी मंदिर, जो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पांड्य वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए देख लीजिए। तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य वंश के राजा कुलशेखरा ने शुरू किया था और बाद में नायक वंश के राजाओं ने इसके पुनर्निर्माण और विस्तार में योगदान दिया था। विशेष रूप से 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। लेकिन इसका आंसर जो है वो आपका पांड्य वंश ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नींव उन्होंने ही रखी थी, शुरुआत उन्होंने ही करवाई थी। और ये जो मीनाक्षी मंदिर है ये मदुरई में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पांड्य वंश की बात कर लेते हैं। तो मूल रूप से मंदिर की नींव 6वीं शताब्दी ईस्वी में पांड्य वंश के राजाओं के द्वारा रखी गई थी। राजा कुलशेखरा ने 12वीं शताब्दी के अंत में मंदिर के मुख्य भाग में और गोपुरम का निर्माण करवाया था। इसीलिए राजा कुलशेखरा को ही माना जाएगा और पांड्य वंश ही इसका सही आंसर होगा। अगला देखो, अगला एक और योजना पूछी गई है संजीवनी योजना के बारे में, आप सब लोग जानते हैं। तो संजीवनी योजना जो है वो किस प्रकार की योजना है? संजीवनी योजना एक टेली मेडिसिन सेवा है। ठीक है, टेली मेडिसिन का अर्थ होता है कि आप फोन लगा दीजिए, आपके घर पर दवाई आ जाएगी। कोविड के टाइम पर इसको चालू किया गया था। चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो भारत सरकार की ई संजीवनी योजना एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है जो लोगों को उनके घर बैठे वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टरों से परामर्श करने की सुविधा देती है। यह योजना मोबाइल ऐप या फिर वेब पोर्टल के जरिए डॉक्टरों और विशेषज्ञों से परामर्श, दवा और स्वास्थ्य सलाह प्रदान करती है, जिससे दूर दराज के इलाकों के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाती है। तो उस टाइम पर यही चल रहा था, कोई जा तो पा नहीं रहा था डॉक्टर के पास में, तो वीडियो कॉल के माध्यम से जो है टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से ये लोग अपनी दवाएं वगैरह मंगा सकते थे। ठीक है, तो टेलीमेडिसिन सेवा है, भारत के सभी नागरिकों को डिजिटल रूप से यह सेवा उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर से बैठ करके परामर्श आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न, आज काफ़ी प्रश्न है अपने पास जी के जीएस के, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है भाई वैदिक काल में जो वर्ण विभाजन था वो किस आधार पर किया जाता था? कि कौन शूद्र होगा, कौन क्षत्रिय होगा, कौन ब्राह्मण होगा, कौन वैश्य होगा, ये किस आधार पर होता था? तो वैदिक काल में कर्म आधारित होता था। जो कोई भी कार्य करता था उसका वही धर्म हो जाता था। ठीक है ना, वही जात पात हो जाती थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में आकर के ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया। देखिए, तो वैदिक काल में वर्ण विभाजन मुख्य रूप से कर्म और व्यवसाय पर आधारित था, जो व्यक्ति के कौशल और समाज में उसकी भूमिका के अनुसार तय होता था। प्रारंभिक वैदिक काल में यह व्यवस्था लचीली थी, जिससे व्यक्ति अपने कौशल के आधार पर वर्ण बदल सकता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और अधिक कठोर हो गई। तो ध्यान रखना, वैदिक काल में ये कर्म आधारित थी, तो वैदिक काल पूछा है तो कर्म आधारित है। अगर उत्तर वैदिक काल पूछेगा तब आप कहेंगे कि ये जन्म आधारित है। तो आज आपसे कर्म आधारित पूछा है, हो सकता है आपसे उत्तर वैदिक काल का जन्म आधारित वाला अगली किसी शिफ्ट में पूछा जाए, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए गणित की देख लेते हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में आज प्रश्न आया था 11 और 1210 का HCF क्या होगा? ये आज एक LCMS से प्रश्न आया था। अगला था एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 4,86,000 है। यह जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से घटती है, तो 2 साल पहले की जनसंख्या क्या रही होगी? ये आपसे पूछा था। एक प्रायिकता का प्रश्न था 52 ताश के पत्तों में से बादशाह चुनने की क्या प्रायिकता होगी? ये आपको बताना था। ठीक है, एक वर्ग का प्रश्न पूछा गया था कि 4/4 के वर्ग को काटने पर कितने वर्ग प्राप्त होंगे? ये पूछा था। एक उन्नयन कोण पूछा गया था 60 डिग्री वैल्यू देकर के। उन्नयन कोण वो हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया था, 60 डिग्री वैल्यू दी थी और आपसे हाइट पूछी गई थी, उन्नयन कोण जो बन रहा था। एक पूछा था वृत्त की त्रिज्या, और आज आपको मैथ में 2 प्रश्न गलत भी देखने को मिले हैं, जिनके आंसर मैच नहीं कर रहे थे। मतलब यही नहीं बता रहा था कि भाई पूछ क्या रहा है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा था कि एक संपूर्ण रेखा 180 डिग्री की है, तो एक कोण दे करके और दूसरा कोण पूछा था, तो जो दूसरा कोण पूछा था वो 180 में से घटा दीजिए जो दिया गया है, तो दूसरा कोण निकल करके आ जाएगा। अगला पूछा था प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत बताना था आपको। एक प्रश्न CI का, एक प्रश्न SI का, सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न, एक प्रश्न प्रतिशत का, एक प्रश्न आपसे प्रिज्म का भी पूछा गया था। तो आज मिक्स आया है, लेकिन प्रश्नों की संख्या आज कम है, मैथ में कम प्रश्न पूछे गए हैं। एवरेज का एक प्रश्न पूछा गया था, नाव धारा और चाल का कोई प्रश्न नहीं था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग में। तो देखो रीजनिंग में कुछ प्रश्न मिल गए हैं, वो देख लीजिए। PQ की माँ है, देखो अभी तक इशारे वाले पूछ रहे थे, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। PQ की माँ है और RQ की माता का पिता है, तो P का R से क्या संबंध है ये बताना था आपको। 2014 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा ये आपको बताना था। उसके बाद में एक मानसिक अभिरुचि का प्रश्न देख लीजिए। आप एक पुलिस वाले हो, आप किसी की गवाही ले रहे हो, गवाही देने वाला व्यक्ति नजरें नीचे कर लेता है और अपने कंधे भी झुका लेता है, तो आपको इससे क्या समझना चाहिए ये पूछा गया था। उसके बाद में
एक सीरीज आई थी जिसमें +1 -4 उसके बाद +9 -25 हो रहा था, मतलब स्क्वायर चल रहा था। एक बार स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, एक बार स्क्वायर करके घटा दीजिए, ये वाला पैटर्न चल रहा था। ये एक सीरीज आई थी। उसके बाद में भारत, चीन, नेपाल, ब्रिटेन, इनमें से अलग कौन-सा है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये तीनों एशिया के हैं, ये अलग है तो ब्रिटेन अलग हो जाएगा, ठीक है? एनालॉजी का प्रश्न था। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक में 4 लोगों को बिठाया गया था, उसमें से बीच का पूछा गया था, मतलब उसमें से बाएँ से दूसरा पूछा गया था, और एक में 5 लोगों को बिठाया गया था, 5 वाले में से बीच का व्यक्ति पूछा गया था। 2 प्रश्न आपके सीटिंग अरेंजमेंट के पूछे गए हैं। चलिए, उसके बाद में देखो, ये सेंटेंस अरेंजमेंट वाला जो प्रश्न है, आज अलर्ट शब्द को मतलब संयोजित करना था। इस अलर्ट शब्द को अलग-अलग करके दिया गया था, ऐसे दिया गया था LERTS। बताओ इसमें से ऐसे LA। अब इसमें से बोल रहा था कि ऐसा इन सब से मिल करके कौन-सा शब्द बनेगा, तो अलर्ट शब्द बन रहा था। अलर्ट सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, घड़ी की सुई 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का बनाती है, आप सबको पता है, ये प्रश्न पूछा गया था। सिलोजिज्म से केवल 2 प्रश्न हैं, कल 5-6 आए थे, आज 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न था कि A की मिरर इमेज Z है, Z की मिरर इमेज Y है, तो C की मिरर इमेज क्या होगी, ये आपसे पूछा गया था। मतलब ABCD को पहले अपोजिट मतलब लिखा, उसके बाद में उनका मिरर इमेज बनाया, फिर उससे इस तरह का प्रश्न बनाया था। उसके बाद में एम्बेडेड फिगर यानी कि आकृति ढूँढिए, इसका एक प्रश्न पूछा गया था। जो सातिया होता है ना, सातिया आप लोग कहते हैं, ठीक है ना? ऐसे जो बनता है, ये उसमें से ढूँढना था, इस तरह की आकृति उसमें मिल रही थी। उसके बाद नंबर सीरीज़ के 3 प्रश्न थे, कैसे आ रहे थे वो हमने आपको बता दिया, प्लस स्क्वायर करने वाले, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्शन के 2 प्रश्न थे और 5-6 लोगों को घुमा रहा था एक ही प्रश्न में, भाई राम इधर गया, श्याम इधर गया, सीता इधर गई, लक्ष्मण इधर गए, तो इस तरह के 5-6 लोगों को घुमा रहा था और एक प्रश्न पूछा गया था, या 2 प्रश्न भी आए थे। कैलेंडर का एक प्रश्न आया था जो हमने आपको बता ही दिया है। मानसिक अभिरुचि के 6 से 7 प्रश्न आए थे और काफ़ी सिंपल प्रश्न थे जो हमने आपको शुरू में बता दिया, उसी टाइप के थे। एक प्रश्न पजल का पूछा गया था, सेंटेंस अरेंजमेंट का हमने बता ही दिया, अलर्ट वाला पूछा गया था, डायरेक्शन का भी बता दिया, इनइक्वालिटी आज नहीं आई थी। अब प्रश्नों की संख्या देख लीजिए। मैथ की बात करते हैं तो 15 नंबर का मैथ आया था, रीजनिंग 40 नंबर की आई थी, तो लगभग 55 से 60 नंबर का ये आ रहा है, लेकिन रीजनिंग ज़्यादा आ रही है, मैथ कम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में साइंस 12 नंबर का, बाकी आपका रिमेनिंग जीके जीएस करंट अफेयर था, ठीक है। स्कोर की बात करते हैं तो 78, 77, 80, 83, 79, 64, 66 और एक और था, एक ने 45 ही बताया था, ठीक है। 45 नंबर तक भी आए हैं। इस तरह का स्कोर जो है आज देखने को मिला है, ठीक है। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप मैसेज करके अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी एग्जाम आपका है आप नोट्स ले लीजिए और तैयारी में लग जाइए। समय बहुत कम है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कम समय में अच्छी तैयारी आपको मिलेगी। और देखो, घबराना नहीं है। देखो, अगर आप नोट्स हमसे मंगाओगे तो हर दिन का एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ आपको देंगे। एक दिन में 2 पीडीएफ तो एनालिसिस की हो जाती है, तो फिर वो पीडीएफ की संख्या ज़्यादा लगती है, इतनी सारी पीडीएफ कैसे पढ़ेंगे। तो ये एनालिसिस वाली पीडीएफ मत पढ़िए, क्योंकि आपने वीडियो तो देखा ही है। अगर रिवीजन करना चाहते हो तो एक बार कर लो। बाकी सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं वो सारे प्रैक्टिस सेट आपको देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में जितनी मैराथन हमने पीडीएफ दी है वो मैराथन पूरा देख लेना है। उसके बाद में टाइम बचे तो थ्योरी आपको कर लेना है। इस तरह से आपको पीडीएफ को कंप्लीट करना है। इसी तरह से राजा शर्मा ने किए थे कंप्लीट 4 दिन में, तो उनके 74 नंबर आए थे। 6 दिन में अरविंद ने कंप्लीट किए थे तो उनके 83 नंबर आए थे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है, एक स्ट्रेटजी की तरह देख करके घबरा नहीं जाना है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। और आज शाम को आदिवासी वाली एक वीडियो आने वाली, क्योंकि आदिवासी के त्यौहार से और कब मनाया जाता है वहाँ से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वो लोगों को याद भी नहीं रहते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं ना। तो 2-3 प्रश्न वहाँ से आ रहे हैं, तो उसको भी आज शाम को कवर कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।